बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। हमने प्रत्यास्थ टक्कर को जो है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंतर्गत देखा था, और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की टक्कर के बाद जो है पार्टिकल्स की टक्कर के बाद जो है हम देखते हैं कि उनके गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो है गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात की जो कुल गतिज ऊर्जा है उनमें क्या होता है, एक पार्ट टक्कर के पश्चात की जो कुल गतिज ऊर्जा उसमें क्यू पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ता है, यानी कि वो एनर्जी या तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में है या फिर जो है कंपन ऊर्जा के रूप में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में जो वहाँ इन्वेस्ट होती है। तो हमने जो है दोनों टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जाओं और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जाओं दोनों के बीच जो है डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था। अब हम जो है हमारा टॉपिक जो है अब प्रत्यास्थ टक्कर उसको पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है प्रत्यास्थ टक्कर किस प्रकार से रहेगी। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यदि हम माना द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष U2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो U2 वेक्टर है दूसरे पार्टिकल का जो है वेग वो कितना है, 0 है। हो तो द्रव्यमान केंद्र का वेग द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो द्रव्यमान केंद्र के वेग को हम VCM वेक्टर से लेकर के चलते हैं, और VCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M, इस तरह से रहेगा। चूंकि U2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए VCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के रूप में हमारे पास ये पद यहाँ बनता है। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व जो M1 द्रव्यमान का पार्टिकल है उस M1 द्रव्यमान के कण का वेग U1 डैश के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। तो टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व M1 द्रव्यमान वाले कण, M1 द्रव्यमान वाले कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग U1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू U1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर के रूप में हमारे पास ये बनता है। तो समीकरण 1 से VCM की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो U1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू U1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के रूप में ये पद हमारे पास यहाँ बनता है। तो U1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ देखिए m1 u1 वेक्टर से m1 u1 वेक्टर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनती है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनती है। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम बात करें u2 डैश वेक्टर की, यानी कि m2 द्रव्यमान वाले पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग, तो u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर, तो u2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस m2 m1 u1 वेक्टर m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखिए m1 u2 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 तो यहाँ u2 वेक्टर तो क्या है, 0 है, तो ये पद तो 0 हो जाएगा क्योंकि u2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये u2 वेक्टर वाले पद 0 हो जाएंगे। तो u2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये पद हमारे पास बनता है, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये समीकरण 3 हमारे पास बन जाएगी। अब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र का निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो है, तो यहाँ हमें इस तरह से निरूपण करना है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश
प्लस m2 v डैश वेक्टर के रूप में हमारे पास यहाँ ये पद बनता है। तो v डैश वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो m1 प्लस m2 v डैश वेक्टर u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर अपॉन ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ u1 डैश वेक्टर और u2 डैश वेक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू m1 u1 डैश वेक्टर की वैल्यू u1 डैश वेक्टर की वैल्यू समीकरण 2 से m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस यहाँ से u2 डैश की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे माइनस m1 m2 u2 डैश वेक्टर m1 प्लस m2। ये वैल्यूज यहाँ हमारे पास बनती है। ये वैल्यूज यहाँ हमने पुट की। अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमें जो v डैश फाइंड आउट होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा u1 डैश u1 वेक्टर, तो u1 वेक्टर तो ये पूरा इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v डैश वेक्टर इज इक्वल टू तो v डैश जो वेक्टर है उसका मान हमें मिलेगा 0। क्यों? तो यहाँ टक्कर के पश्चात संयुक्त दोनों के जो द्रव्यमान संयुक्त हो जाते हैं तो उनका जो वेग होगा वो कितना होगा, v डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0। और इसकी जो स्थिति है वो इस तरह से रहेगी कि m1 द्रव्यमान का जो पार्टिकल है, ये m1, ये m2 द्रव्यमान के दो पार्टिकल हो गए, और ये u1 डैश वेक्टर और ये u2 डैश वेक्टर वेग से गतिशील है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं और इनका वेक्टर वो कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की टक्कर के बाद द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो है वेग टक्कर के पश्चात दोनों पार्टिकल का जो वेग है वो कितना हो जाता है, 0। यानी कि वो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, उनका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है इस द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंतर्गत। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंतर्गत टक्कर के पश्चात दोनों जो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकलों का जो वेग है कितना हो जाएगा, 0। तो आफ्टर इम्पैक्ट जो है दोनों पार्टिकलों का वेग कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाता है। ये तो हमने जो है अप्रत्याश टक्कर को पढ़ा किसमें, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद हम जो है केपलर के गति के नियमों को स्टडी करते हैं।
अपना अगला टॉपिक है केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम। इनकी जो केपलर एक वैज्ञानिक हुआ, उसने ग्रहों की गति से संबंधित कुछ 3 नियम प्रस्तुत किए कि ग्रह जब सूर्य के चारों ओर गति करते हैं तो इन 3 नियमों का पालन करते हैं। तो केपलर का ग्रहों की गति से संबंधित जो प्रथम नियम है वो कहलाता है कक्ष या कक्षा का नियम। कक्ष या कक्षा का नियम, हम जानते हैं कि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में वो क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, कक्ष में गति करते हैं। तो इसी को जो है प्रथम नियम के रूप में उसने कहा कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य उनके क्या होता है, फोकस पर स्थित होता है। तो ये इसका प्रथम नियम था, फोकस पर स्थित होता है सूर्य और जो ग्रह है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। दूसरा जो नियम है उसने व्यक्त किया क्षेत्रफल का नियम। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर गतिशील रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक निश्चित टाइम पीरियड में अलग अलग क्षेत्रफल तय करता हो। तो क्षेत्रफल से संबंधित जो केपलर ने बताया कि जो ग्रह है वो एक निश्चित टाइम पीरियड में हर जगह एक निश्चित क्षेत्रफल को क्या करता है, क्रॉस करता है। यानी कि एक निश्चित समय के अंतर्गत वो एक निश्चित समय में जो है एक निश्चित जो क्षेत्रफल है उसको तय करेगा, ये सुनिश्चित रहता है। अर्थात सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्र अंतरालों में समान क्षेत्रफल बनाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। तो देखिए ये जिसे ये फोकस है, फोकस और ग्रह के बीच को मिलाने वाली जो ये रेखा है, अक्ष है, यह अक्ष समान क्षेत्र में समान समय में जो है समान क्षेत्रफल क्या करती है, बनाती है। समान क्षेत्र में समान क्षेत्रफल क्या करती है, बनाती है। और ऐसा नहीं कि ये क्षेत्रफल अलग हो और ये क्षेत्रफल अलग हो, ऐसा नहीं होता। ये क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत। तो एक जो ये जो अक्ष है समान समय में जो है समान क्षेत्रफल क्या करती है, बनाती है। या समान क्षेत्र अंतरालों में यूँ कह सकते हैं कि समान जो क्षेत्र अंतराल है, जैसे इसके बाद ये अंतराल, तो समान जो क्षेत्र अंतराल है उन समान क्षेत्र अंतरालों में ये क्या करती है, समान क्षेत्रफल बनाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल के नियम के अंतर्गत केपलर ने बताया कि जो आवर्तकाल का स्क्वायर है, आवर्तकाल का वर्ग, वो इस ग्रह और फोकस को मिलाने वाली त्रिज्या के 3 घात के बराबर होता है। अर्थात d² = r³ के बराबर ये रहता है। तो ये थे केपलर की गति से संबंधित 3 नियम जो केपलर के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।